सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हर ज़िले में, पश्चिमी चंपारण में भी और पूर्वी चंपारण में भी आप लोगों ने हमारी यात्रा को कवरेज दिया है। इसके लिए हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी जो यात्रा है, ये यात्रा असल में युवाओं की और विद्यार्थियों की यात्रा है। और इस यात्रा के फॉर्मेशन को जब आप देखेंगे तो सबसे आगे बिहार का जो प्रभावित युवा वर्ग है, जो किसी न किसी तरह से प्रभावित है सरकार की नीति और नियत के चलते, वो सबसे आगे चलते हैं। फिर जो है हमारी प्रचार गाड़ी रहती है इस यात्रा की, उसके पीछे हमारा जो झंडा टुकड़ी है, हमारा जो सेवा दल के हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के चलते हैं। उसके पीछे प्रचार प्रसार के लिए दूसरी गाड़ी होती है और उसके पीछे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी या कांग्रेस पार्टी के या दूसरे किसी पार्टी से जुड़े हुए या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग आकर के, पुराने कोई अगर ब्यूरोक्रेट हैं या पुराने जज हैं या अलग अलग फील्ड में अपने सेवा दे चुके जो बुज़ुर्ग हैं या कोई नौजवान जिसको सरकार से कोई सवाल पूछना है, कोई मुद्दा उठाना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह से चलते हुए आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। यह यात्रा भितिहरवा से शुरू हुई 16 तारीख को, 16, 17, 18 और आज 19 तारीख को हम लोग अब पूर्वी चंपारण से निकलने वाले हैं। कल हमारी यात्रा जो है वो सीतामढ़ी में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद जो है शाम को ही प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग सीतामढ़ी में चलेंगे। 21 तारीख को हमारी यात्रा का एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से यात्रा रिज्यूम हो जाएगी और इसी फॉर्मेट में जो है यह यात्रा चलती रहेगी। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जब हम गांधी जी की धरती पर आए हैं, उनकी कर्मभूमि पर आए हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है कि जैसे गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को भारत के भीतर स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले जो स्वतंत्र वीर थे, उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया। कांग्रेस पार्टी वो एक प्लेटफॉर्म बन गई। जो लोग भी आज़ादी चाहते थे वो आज़ादी का तराना गाते हुए उस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बन गई। वैसे ही हमारा उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस इस देश के विद्यार्थियों और जवानों के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो मुद्दे हैं, उसके लिए संघर्ष का एक मंच बने और हम लोग उनको सहयोग करें। नेतृत्व वो करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। सवाल ये है कि विद्यार्थियों और नौजवानों का मुद्दा क्या है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे 17, 18 और आज जब 19 तारीख को कर रहे हैं, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था पेंडिंग भर्ती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मुद्दा था कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी बीपीएससी के लोग जो है परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों और नौजवानों से जुड़ा हुआ जो अलग अलग विषय है, उस पर अलग अलग दिन हम आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे। आज हम पलायन पे बात कर रहे हैं और अभी पलायन का दर्द जो है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी जो है प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर झूठा दावा करे तब तो जो है सांप को बैंक की गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों को जब सच बोलते हैं और कहते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, यहीं पे जो है सबसे पहले बुनियादी विद्यालय खुला, कस्तूरबा जी यहाँ पे 2.5 साल रहीं और आज़ादी के आंदोलन का अलख पूरे देश में जगा। तो गांधी एक बात कहते थे कि सत्य जो होता है उसको किसी गवाही की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो पलायन का जो दंश है उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं, अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है।
लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में, उसका पलायन हो गया है। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि प्रश्न, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम जो है शिक्षा दे दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, ये सरकार का दावा है। तो सब कुछ अगर बेहतर हो गया तो लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, और वापस घर आने के लिए क्यों जो है मशक्कत कर रहे हैं? अभी होली बीत गया, ईद आने वाला है, और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के चलते लोग अपने घर नहीं आ पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सही शिक्षा नहीं मिलने के चलते, बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के चलते, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के चलते ही लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसीलिए पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पलायन के साथ नौकरी के मुद्दे को जोड़ करके इस यात्रा में पलायन रोको नौकरी दो यह कह रहे हैं। और हम आपको बता दें, खास करके हमारे जो प्रखंड के साथी हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरीके से रोजेदार महिलाओं ने, जिस संख्या में इस यात्रा में वो शामिल हुई, और लगभग 8 किलोमीटर वो पैदल चली गांधी चौक से, ये देख के समझ में आता है कि पलायन जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, माँओं के ही बच्चे, महिलाओं के ही पति बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और महिलाएं ही यह सोचती हैं सबसे ज़्यादा कि अगर अपने लिए यहीं पे रोजी रोजगार मिले तो हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि जिस तरीके से अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। आपको पता है कि बिहार में आज भी जो है राजनीति ज़्यादातर पुरुषों के लिए सुरक्षित जगह है, महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती है। लेकिन आज हमारी रैली में पुरुषों की संख्या से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी, और ये दर्शाता है कि जब आप एक सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो लोगों का जन समर्थन मिलता है। और आपके माध्यम से चंपारण की, मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया है, यह समर्थन और आशीर्वाद आप बनाए रखिए। हम इस मुद्दे को लेकर के अनवरत चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बिहार के युवाओं की हुंकार है, इस अत्याचार को हम लोग रोक करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इनसे बात करने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद में बात करेंगे आपसे कल बात किए थे ना। हाँ, कल बात करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दा। आज पलायन पे बात करेंगे। आज पलायन पे बात है। अरे ऐसी बात ये है कि अभी सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा। अभी भी लोग इस यात्रा को इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या अगले बार में चुनाव आप अकेले लड़ेंगे अपने दम पे दिल्ली या हरियाणा के मुद्दे पे, या सभी दलों के साथ मिलेंगे? क्योंकि अन्य दलों के लोग आपकी यात्रा में नहीं। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, न हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है, इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी, मेरी पार्टी भी घोषणा पत्र बनाए तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना उसको उकेरा जाए, उसके बारे में बात की जाए। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? तो धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा उम्र है मेरा, धैर्य रखिए। जब चर्चा हो तो युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा जाए। ना अभी चुनाव है, इसीलिए ना गठबंधन की बात है, ना जो है MP MLA मंत्री की बात है। अभी ये यात्रा एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रही है, बिहार का भविष्य, बिहार के जो नौजवान हैं उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है
उसको हम उजागर करना चाहते हैं। अन्य दल जो आपके साथ चल रहे थे अभी तक जो चल रहे थे, वो इस यात्रा से किनारा सा क्यों कर रहे थे? नहीं, ये यात्रा बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा ही नहीं है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। ये कोई जो है अलायंस की यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना जो है इसमें कोई चुनावी फॉर्मेशन हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो तब चुनाव की बात होगी। कन्हैया जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे। सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों है? लोग सवाल कर रहे हैं। आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल में है। आपको पता है? भड़काऊ भाषण हुई थी जेल में आप लोगों के। नहीं, तो धारा कौन सी है, कौन से केस में वो जेल में है, आपको नहीं मालूम? हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु होता है। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून हैं जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआक ब्याह हम खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आप तो हमारा मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। और आप पत्रकार हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ठोस जानकारी के साथ प्रश्न करेंगे, है ना? अब हो गया, आप दूसरे आदमी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव से ठीक पहले ही यात्रा हो रही है, इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या बेरोजगारी और पलायन जो है मुद्दा बनेगा? जात पात का जो मुद्दा रहता है, ये मुद्दा बन पाएगा आम जनता के लिए? देखिए, चुनाव जिस पैटर्न पे होता आया है, चुनाव उस पैटर्न पे होगा, ये हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर है। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी कोशिश जरूर है कि हम हवाई बात ना करें, हम ज़मीन पर चलें, लोगों से मिलें, उनके मुद्दे जो हैं वाकई जिससे वो परेशान हैं उसके बारे में पता चले। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम ढाका से पैदल नहीं आए होते चंदनबाड़ा, तो हमको पता नहीं चलता कि भारतमाला नाम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो किसानों और ग्रामीणों का ज़मीन अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण हुआ है उसका, उसमें जो है लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, औने पौने दाम दिए गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है सर्किल रेट अलग होता है और मार्केट रेट अलग होता है। यह जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ जो नरकटियागंज में ज़मीन का मार्केट रेट है, जो रक्सौल में ज़मीन का मार्केट रेट है, जो बरगिनिया में मार्केट रेट है, जो ढाका में मार्केट रेट है, वो दिल्ली के बसंत कुंज में नहीं है, बसंत विहार में नहीं है, मुंबई में वैसा रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो उम्मीद करते थे कि हमको मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा। मार्केट रेट का हिसाब तो छोड़ दीजिए, एक जो है न्यायपूर्ण मुआवजा भी उनको नहीं मिला है। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख। क्या पत्रकार जी, मैं शायद ठीक बोल रहा हूँ? आप ये भी उठाइए ना, आप कभी कभी पत्रकार जी। 4 लाख जो है मात्र मिला है उनको कट्ठा, और मार्केट रेट पता कीजिएगा 20 लाख 25 लाख रुपए कट्ठा है। अभी मट्टी भरा रहा है, धूरा उड़ रहा है, एकदम लगता है बागमती नदी का। इस परिस्थिति में जो लोग रह रहे हैं, वो जब पैदल चलेंगे ज़मीन पे तभी पता चलेगा ना कि क्या हालत है लोगों की, तभी तो रास्ता मालूम होगा। कल को जब चुनाव आएगा, हम ये थोड़ी कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। हमारा गठबंधन, कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट होगा, चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन हम जमीन पर रहेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि लोगों का मुद्दा क्या है। और हमने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई और इस पार्टी को ही इस देश की आज़ादी और संविधान को बचा करके रखना है। तो देश की आज़ादी और संविधान को अगर बचा करके रखना है तो जो प्रभावित वर्ग है ये उसका मंच बनेगा, सिर्फ एमपी एमएलए बने का मंच नहीं बनेगा। संघर्ष का मंच जब तक नहीं बनेगा तब तक एमपी एमएलए बना करके क्या करेंगे? रिजॉर्ट खेलने लगता है लोग। चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, एमएलए का रेट पूछा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं ना, गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जो अपना ईमान बेच रहा हो 2-4 करोड़ के लिए, उन गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं।
चुनी हुई सरकार तो खरीद ली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी कैसे बनी? गांधी जी ने इसको देश का पार्टी कैसे बनाया? गांधी जी भी तो सूट बूट पहने थे, लंदन में पढ़े थे। क्या जरूरी था उनको चंपारण के जो है इस इलाके में? आज का नेता नहीं आएगा इन इलाकों में जहां गांधी जी आज़ादी से पहले आ गए। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी देश के लोगों के सवालों पर लड़ करके। संघर्ष का मंच कांग्रेस पार्टी बनेगी। चुनाव भी होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई क्रांति बंदूक से आती है, चुनाव से आती है। हमको लगता है, इसीलिए तो जो है हम इसके सदस्य हैं। तो जब चुनाव होगा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी संघर्ष हो रहा है। और जब हम संघर्ष में हैं तो जो हमारा मेन मुद्दा है पलायन का और नौकरी का, उसको उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल इशूज़ हैं, जब हम चल रहे हैं तो लोग आकर के बता रहे हैं। जब हम लोग बेतिया में थे, लोगों ने आकर के बताया कि चनपटिया का जो है ना चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, ये चीनी मिल चालू होना चाहिए। अभी जो है हमारे कई साथियों ने जो कहा कि इस इलाके में बहुत सारा चीनी मिल हुआ करता था। जब से महाराष्ट्र में चीनी मिल खुलना शुरू हुआ, बिहार का चीनी मिल बंद होना शुरू हो गया। पूरा का पूरा इस देश में जो गन्ना का बेल्ट था वो मुजफ्फरनगर से शुरू होता था और मुजफ्फरपुर तक आता था। और ये आपको मालूम है कि ये जो शिवहर जिला बना है, सीतामढ़ी जिला बना है, वो तो मुजफ्फरपुर जिले से ही अलग होकर के बना है। यहाँ लोगों को यह मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर की अपनी कोई भाषा भी है। लोग भूल गए कि मुजफ्फरपुर की भाषा बज्जिका है। आज आपको कोई बज्जिका बोलता हुआ लोग नहीं मिलेगा। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारा पहचान मिटाया जा रहा है। और राजनीति में सिर्फ चुनाव, गठबंधन, सीट, मंत्री, मुख्य, अरे होने दीजिए। आबाद रहे लोकतंत्र, जिंदाबाद रहे सरकारें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर संघर्ष का मंच नहीं होगा, विपक्ष अगर अपना काम नहीं करेगी तो लोकशाही बचेगा? देख लीजिए आज बिहार में क्या अफसरशाही की हालत है, ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर ये कहना शुरू कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ यह बात कह रहा हूँ, पत्रकारों का जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा। माफिया, गुंडा और जो करप्ट अफसरशाही है, उसका जो गठजोड़ है, उसमें जो है ईमानदारी की रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है। कौन ऐसा डिपार्टमेंट में जो बिना कमीशन का काम हो रहा है, बता दीजिए तो। एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए, एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए। और अफसरों के घर से जो है 5-5 करोड़ रुपया मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है 5 करोड़ रुपया? जनता का लूटा हुआ पैसा है ना। तो लोकशाही को अफसरशाही में बदल दिया गया है। 2-4 अफसर जो है पूरे बिहार को चला रहे हैं। ये सवाल है हमारे सामने। अगर हम बिहार के लोगों के मुद्दा को केंद्र में नहीं लाएंगे तो कल को चुनाव होकर के चला जाएगा, लेकिन जो असली साजिश है वो पता चलेगी क्या? भाजपा चाहती है कि एन केन प्रकारेण बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। जैसे अन्य प्रदेशों के संसाधन को अदानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, वही बिहार में करने की साजिश है। और आप अगर पत्रकार हैं तो शायद आपको ये मालूम भी हो कि यहाँ जो है बेतिया महाराज के जमीन के साथ क्या खेला होने वाला है फूड पार्क के नाम पे। पता लगाइए, रिपोर्ट कीजिए। हम तो आपसे भी आह्वान करते हैं कि आपका भी मंच है। अरे कैमरा माइक रख दीजिएगा, आकर के हमारे साथ चलने लगेगा तो ये आपका भी मंच है। और कैमरा माइक पकड़े हुए हैं तब भी आपका मंच है। निवेदन यही है कि बिहार का युवा बहुत परेशान है। आप रोते बिलखते नौजवानों से जाकर के बात कीजिए। मैं बार बार उनको कहता हूं कि अपने मुंह पे जो है ना, आप मरने की बात मत कीजिए। मरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। मरने की हालत ये है, ये नोट कर लीजिएगा आंकड़ा, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। घड़ी का काटा जब 1 घंटा बजाएगा, 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर चुके होंगे। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जी रहे हैं और एक पूंजीपति अपने एक बेटा का ब्याह करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पर्सनल चिड़ियाघर बनाया। आपका पर्सनल तौलिया नहीं होगा, आपका पर्सनल कंघी नहीं होगा घर में। उसके पास पर्सनल चिड़ियाघर है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के मदारी का खेला कर रहे थे कैमरा लेकर के। ये सवाल है, इस सवाल को लेकर के हम लोगों को चलना है। जितना हेलीकॉप्टर वालों का है ना, उतना ही साइकिल वालों का है। यही सवाल लेकर के हम लोग चल रहे हैं और हम इस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। जो जन्मभूमि है वही कर्मभूमि बने, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप हमारी यात्रा को जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन देते रहिए। और यह सवाल हम सब का सवाल है, हम सब मिल करके इसको लड़ेंगे और जीतेंगे।